नमस्कार विद्यार्थियों। भारतीय शासन और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आतंकवाद के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। आतंकवाद का क्या अर्थ है, उसके क्या कारण हैं, उसके क्या क्या घटनाएं घटित हो चुकी है, उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम आतंकवाद को कैसे रोका जा सकता है, उसके ऊपर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आतंकवाद का जैसे हमने कारण पढ़े तो आतंकवाद के जो कारण हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक कारण आतंकवाद के अंतर्गत है। और जब ये कारण है, विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत ये कारण है, तो आतंकवाद पर नियंत्रण लगाने के संबंध में भी किसी एक दिशा के द्वारा प्रयत्न नहीं हो सकते, बल्कि इन सभी दिशाओं का सम्मिलित रूप से प्रयास जब होगा तब आतंकवाद के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। हम ये सोचे कि कानून बनाकर, सजा देकर आतंकवाद के ऊपर कंट्रोल, नियंत्रण स्थापित किया जा सके, ये संभव नहीं है, बल्कि आतंकवाद पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सभी दिशाओं में प्रयास होना आवश्यक है, तभी आतंकवाद के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। आतंकवाद के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहला है धर्म की सही व्याख्या करना। धर्म क्या है, धर्म की सही व्याख्या क्या है, इसकी पहचान करवाई जाए या इसके बारे में प्रचार किया जाए, सही व्याख्या का प्रचार किया जाए, तो आतंकवाद के ऊपर नियंत्रण स्थापित हो सकता है। क्योंकि धर्म के आधार पर लोगों को बहकाने का कार्य काफी कुछ किया जाता है और संप्रदाय के नाम पर एक गुट दूसरे गुट के ऊपर आरोप लगाकर उसकी भावनाओं को भड़काकर कई बार आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे दिया जाता है। और इनके संबंध में धर्म की गलत व्याख्या करके लोगों के मन और मस्तिष्क के ऊपर इतना ज्यादा प्रभाव स्थापित कर दिया जाता है कि लोगों को ये लगता है कि हम बड़े पुण्य का कार्य कर रहे हैं, हम कोई गलत कार्य नहीं बल्कि पुण्य का कार्य, अपने धर्म की रक्षा का कार्य कर रहे हैं। और इस प्रकार के बहकावे की प्रवृत्ति में आकर जब नव युवक आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं तो उनके कोई पश्चाताप की भावना या हीन भावना नहीं होती, बल्कि उनको अपने आप को श्रेष्ठ उनको सिद्ध किया जाता है, बहकाया जाता है। तो आतंकवाद के ऊपर नियंत्रण लगाने के संबंध में ये प्रयास हो सकता है कि धर्म की जो सही व्याख्या है, प्रत्येक धर्म दूसरे धर्म के प्रति सद्भावना का व्यवहार, सहिष्णुता का व्यवहार सिखाता है। हर धर्म ये कहता है कि दूसरे व्यक्ति के साथ प्यार से आप पेश आओ। दूसरा व्यक्ति यदि कोई मुसीबत में है और आप मौज मस्ती कर रहे हैं तो ये अधार्मिक कार्य है। परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्यार से रहना, भाईचारे से रहना सिखाता है। इस तरह की धर्म की सही व्याख्या, जो धर्म के वास्तविक मूल्य है, जो नैतिक मूल्य है, जो सभी धर्मों के अंतर्गत है, ऐसी धर्म की वास्तविक और सही व्याख्या लोगों के सामने प्रस्तुत की जाए। लोग धर्म का वास्तविक अर्थ समझेंगे और एक दूसरे के साथ प्यार से, भाईचारे से रहना सीखेंगे तो आतंकवाद के ऊपर भी काफी सीमा तक नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा अच्छी और रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि कई बार बेरोजगारी भी आतंकवाद का एक महत्वपूर्ण कारण बनती है। क्योंकि नवयुवकों के पास कोई कार्य नहीं रहता और जब उनके पास कोई कार्य नहीं रहता तो आतंकवादियों के गिरोह में बहकर पैसे के लालच में, खुद की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में या अन्य किसी अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर वो उनके गिरोह में, उनकी गिरफ्त में, उनके जाल में फंस जाते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाए जो रोजगार उन्मुख हो। रोजगार उन्मुख शिक्षा अगर प्रदान की जाती है, व्यक्तियों को, लोगों को, नवयुवकों को रोजगार मिलता है तो वो आतंकवादी गिरोहों में फंसने के उनके चांस कुछ हद तक कम हो सकते हैं। साथ ही इस प्रकार की शिक्षा लोगों को प्रदान की जाए कि उनका जो मानसिक विकास है वो सुदृढ़ हो, मानसिक विकास सही दिशा की ओर हो, जिससे जो
विद्यार्थी है सही क्या है गलत क्या है उसमें भेद करने में सक्षम हो सके, ऐसी मानसिक परिपक्वता से संपन्न शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। जो शिक्षा का पुराना ठरा जो चलता आ रहा है, आज 21वीं सदी में साइंस के इतने आविष्कार होने के बाद भी शिक्षा अपनी पुरानी उसी ढाल पर जो चल रही है, ढर्रे पर चल रही है, उसमें परिवर्तन करके मानसिक परिपक्वता, टेक्नोलॉजी, तकनीक, इन सब से शिक्षा को जोड़कर रोजगार उन्मुख बनाकर अगर शिक्षा प्रदान की जाए तो नवयुवकों को एक दिशा मिलेगी, और जब सही और उचित दिशा उनको मिलेगी तो आतंकवाद की गलत दिशा की ओर वो नहीं जाएंगे। तीसरा, इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय समस्याओं पर आम सहमति तैयार करना। कुछ राष्ट्रीय समस्याएं ऐसी होती है जिनका समाधान आम सहमति के आधार पर हो सकता है। यदि उन राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान एक दल विशेष अपने बहुमत के आधार पर करने की कोशिश करता है तो वो राष्ट्रीय समस्याओं का और ज्यादा विकराल रूप ग्रहण कर लेती है। तो जो समस्याएं हैं उसके ऊपर आम सहमति बनाकर उन राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जाए तो जब आम सहमति बनेगी तो आतंकवाद के ऊपर भी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। कई ऐसे जैसे भूमि सुधार कानून है, आर्थिक सामाजिक न्याय है, इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, दल हित की समस्याएं, दल हित की समस्याएं, जम्मू कश्मीर समस्या, पंजाब समस्या, ये जो समस्याएं हैं इनके ऊपर एक आम सहमति बनाई जाए। हालांकि जम्मू कश्मीर की समस्या के समाधान की दिशा में अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर एक आम सहमति बनाकर यदि समस्याओं का समाधान किया जाए तो आतंकवाद के ऊपर नियंत्रण स्थापित हो सकता है। इसके अलावा कानूनी और न्याय व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण सुधार किया जाए। भारत के अंतर्गत विडंबना ये रही है कि भारत आजाद होने के इतने वर्षों बाद भी हमारी जो कानून न्याय व्यवस्था है वो ब्रिटिश शासन व्यवस्था पर आधारित है। ब्रिटिश कानून और न्याय व्यवस्था जो धीमे न्याय पद्धति की ओर अग्रसर थी, आज भी हमारी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जो न्याय प्राप्त होता है उसमें कई वर्ष लग जाते हैं, और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि कानून और न्याय व्यवस्था के प्रति लोगों का जो विश्वास है वो खत्म होता है। कानून न्याय व्यवस्था में बहुत शीघ्र सुधार करने की आवश्यकता है, जिसके कारण जो आतंकवादी है उसको शीघ्र सजा मिले, और अगर शीघ्र सजा मिलती है तो लोगों का विश्वास भी कानून और न्याय व्यवस्था के प्रति बना रहता है। मौजूदा स्थिति में ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है कि जो पैसे के बल पर कई बार जो अपराधी तत्व हैं वो अपने पैसे के बल पर कानून के धाराओं का दुरुपयोग करते हुए वो तो बच जाते हैं, और जो गरीब लाचार लोग हैं वो कानून के शिकंजे में आकर वर्षों तक वो सजा या जेल में रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कानून और न्याय व्यवस्था में काफी कुछ सुधार की आवश्यकता है। पहला, कानून शीघ्र प्राप्त होना चाहिए। जो अपराधी है उनको शीघ्र सजा प्राप्त होनी चाहिए। जनता का विश्वास न्याय में तभी होगा जब वास्तव में उनको न्याय प्राप्त होगा, वरना कानूनी जंजाल में फंसकर व्यक्ति अपना जहां समय बर्बाद करता है, जीवन बर्बाद करता है, तो ऐसे व्यक्ति आतंकवादियों के चुंगल में फंसकर शीघ्र अपना न्याय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और उनको पता है कि कानून की जो व्यवस्था है वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जब इस प्रकार की मानसिकता का वातावरण समाज के अंतर्गत होता है तो आतंकवाद को प्रशय मिलता है। तो इसके ऊपर रोक लगाना आवश्यक है कि कानून और न्याय व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण किया जाए। हमारे पास जो हथियार है, पुलिस और सुरक्षा बलों के पास, उनके पास हथियार पुराने जमाने के पुराने हथियार है, और जो आतंकवादी होते हैं वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं, जिससे पुलिस और सुरक्षा बल के बीच यदि टकराव की स्थिति है, उनके पास अत्याधुनिक हथियार है, हमारे जवानों के पास अत्याधुनिक हथियारों का, हालांकि इस दिशा में अब काफी प्रयास हो रहे हैं कि उनको भी अत्याधुनिक हथियार दिलाए
कि प्रयास किए जा रहे हैं और इस दिशा में गाड़ियों की व्यवस्था, कैमरों की व्यवस्था, आधुनिक हथियार उनको प्रदान किया जाना, अस्त्र शस्त्र प्रदान किया जाना, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी और ज्यादा प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। सुरक्षा एजेंसियों को और ज्यादा तकनीकी उपकरण उपलब्ध करवाए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ जो पुलिस की सेवा शर्तें हैं उनमें भी सुधार की आवश्यकताएं हैं। जब वो कठिन कार्यों में अपने जान जोखिम में डालकर अपना कार्य पूर्ण करते हैं तो उनके लिए उस तरह की विशेष सुविधाओं की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। सेवा शर्तों में सुधार किया जाना चाहिए। एक पुलिस जिसके पास अपना खुद का मकान नहीं, तो क्या वो अपना कर्तव्य का पालन निश्चित रूप से कर पाएगा, ये सोचने की बात है। तो इसके लिए सेवा शर्तों में और जो जोखिम भरा जितना कार्य है उसके लिए उतनी अधिक सुविधाएं प्रदान की जाए। सेवा शर्तों में, उनकी छुट्टियों में, अवकाश में, तो उनको विशेष सुविधाएं भी प्रदान की जाए। तो इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना और साथ ही साथ अत्याधुनिक हथियार प्रदान करना, टेक्निक प्रदान करना, उपकरण प्रदान करना और साथ ही साथ विभिन्न एजेंसियों में विभिन्न सुरक्षा बल, पुलिस बल, सैनिक बल, अर्धसैनिक बल, इनमें आपस में समन्वय स्थापित करना, इस प्रकार की व्यवस्थाओं के द्वारा भी आतंकवाद के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत आतंकवाद के विरुद्ध शासन और जनता के बीच एक व्यापक सहयोग की भावना रहे। शासक और जनता एक दूसरे के प्रति सहयोग रखे। जनता में आतंकवादियों के प्रति सहयोग की भावना नहीं, बल्कि आतंकवादियों को वो आतंकवादी नजरिए से देखे। किसी बहकावे में आकर अपनी ही पुलिस, अपनी ही सुरक्षा बलों के ऊपर पत्थर फेंकने जैसी घटनाएं घटित नहीं हो। इस प्रकार के सहयोग की भावना का वातावरण यदि पैदा किया जाए, जनता यदि सरकार के प्रति सहयोगात्मक रवैया अपनाती है तो आतंकवाद बिल्कुल भी नहीं पनप सकता है। इसके अलावा भूमि सुधार जो कानून है उसको लागू करना, नक्सलवाद का एक बहुत बड़ा कारण भूमि सुधारों को कानून है वो समुचित रूप से लागू नहीं होना है। आर्थिक और सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए कई नक्सलवादी संगठन लोगों की भावनाओं को भड़काकर जो भूमिपति है उनके हत्याओं जैसा कांड रचते हैं और जनता आर्थिक सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए उनको एक हीरो के रूप में देखती है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है उसके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए और जो भूमि सुधार कानून है वो सिर्फ कागजों में नहीं रहे बल्कि वास्तविक स्तर तक लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो, ये प्रयास किए जाने चाहिए। राजनीतिक स्तर पर भी कार्य होना चाहिए। जो राजनीतिक स्तर पर बहुसंख्यक वर्ग है उसके द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के ऊपर ऐसे किसी भी प्रकार का आक्षेप नहीं लगे कि बहुसंख्यक वर्ग अपने हित में लगे हुए हैं या अल्पसंख्यकों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थितियां पैदा नहीं हो बल्कि समानता, समन्वय, सहयोग की भावना के आधार पर राजनीतिक स्तर पर भी कार्य किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत संवैधानिक प्रावधानों का जो दुरुपयोग है उस पर प्रभावी रोक लगाई जाए। जो अनुच्छेद 356 है जिसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराना वास्तविक रूप से संवैधानिक साधनों का खुल्लम-खुल्ला दुरुपयोग है। इसके ऊपर हालांकि प्रभावी रोक लगाने के संबंध में वर्तमान समय अनेक प्रयास किए गए हैं। बिना किसी स्पष्ट कारण के संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। लिखित में इसको देना होता है। राष्ट्रपति दोबारा इसके ऊपर जांच करवा सकता है, भेज सकता है। नेक्स्ट, समीक्षा इसके अंतर्गत होनी चाहिए। ये कुछ सुधार कुछ हुए हैं, कुछ होने की दिशा की ओर है, ताकि जो संवैधानिक प्रावधान है उनका दुरुपयोग जब रोका जाएगा तो आतंकवाद के ऊपर भी नियंत्रण स्थापित होगा। शासन की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना, कई बार राज्य सरकारें और केंद्रीय सरकारों के बीच जब अलग अलग दलों की सरकार होती है तो अलग अलग दलों की सरकार होने के कारण राज्य सरकारों को ये लगता है कि केंद्रीय सरकार उनको जो सहायता है वो प्रदान नहीं कर पा रही है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है।
तो वो केंद्र सरकार का सहयोग नहीं करती। राज्य सरकारों के ऊपर कई बार केंद्रीय सरकार भी भेदभाव करती है। इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न नहीं हो। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था का सहयोगी संघवाद भारत में है। तो सहयोगी संघवाद के आधार पर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार कार्य करे। केंद्र सरकार की नीतियों को राज्य सरकारें देश की नीतियां मानकर चले, किसी अन्य दल की नीतियां मानकर नहीं चले। और कोई भी छोटी सी घटना है उसको छोटी घटना बनाए रखे, उसका जैसे कहते हैं कि उसका आरोप केंद्र सरकार के ऊपर नहीं लगाए, केंद्र सरकार राज्य सरकारों के ऊपर नहीं लगाए। इसके साथ ही साथ आपराधिक तत्वों को श्रेय देने का कार्य भी कई बार राजनीतिक दलों के द्वारा कर दिया जाता है और वो आपराधिक तत्व कालांतर में राजनीतिक दलों के लिए ही सिरदर्द का कार्य करने लग जाते हैं। तो ऐसी सभी प्रकार की स्थितियों के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जाए और जो राज्य स्तर है, केंद्रीय सरकार है, शासन की प्रतिष्ठा है, उसको पुनर्स्थापित जब किया जाएगा तो आतंकवाद के ऊपर नियंत्रण स्थापित होगा। इसके अलावा भारतीय मामलों में पाकिस्तान का जो हस्तक्षेप है वो हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को दृढ़तापूर्वक, मित्रतापूर्वक हमने बहुत बात कर ली, दृढ़तापूर्वक पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाए और पाकिस्तान भारत में आतंकवादी गतिविधियों को लगातार प्रश्रय दे रहा है, इसके ठोस सबूत हमारे पास है। तो पाकिस्तान को भी दृढ़तापूर्वक उनका जवाब दिया जाना चाहिए, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए और ठुलमुल नीति नहीं अपनाकर बल्कि एक राष्ट्रीय नीति जिसमें केंद्रीय सरकार सभी दलों का सहमति, चाहे कोई भी दल हो, भारत के हित में सभी दलों की सहमति हो, उस आधार पर दृढ़तापूर्वक जो भी पड़ोसी राज्य हमारी राष्ट्रीय एकता अखंडता को खत्म करने की कोशिश करते हैं उन्हें स्पष्ट भाषा में बल्कि दृढ़तापूर्वक उसका जवाब देने का साहस हमारे पास होना चाहिए। तो आतंकवाद के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। आतंकवाद के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के संबंध में विभिन्न प्रकार के कानून भी बनाए गए हैं। जैसे 1967 के अंतर्गत UAPA कानून बनाया गया था, यानी कि इसकी फुल फॉर्म यदि देखें 1967 में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में बनाया गया था। 1987 में टाडा बनाया गया था, टेररिज्म एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया था। इसी प्रकार 1990 में मकोका यानी कि कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्ट महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बनाया गया था। 2002 में दिल्ली सरकार ने भी इस कानून के तहत अपना लिया था। इसी प्रकार 2002 में पोटा, जो पहले पोटो एक्ट के रूप में था, उसका नाम परिवर्तित करके पोटा बना दिया गया था और इसके अंतर्गत पोटा का जैसे प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज एक्ट के रूप में है, इसको बनाया गया था। 2003 में गुजकोका यानी कि गुजकोका कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्ट गुजरात सरकार के द्वारा बनाया गया था। महाराष्ट्र और गुजरात सरकार के जो ये कानून है वो महाराष्ट्र, गुजरात और दूसरे राज्यों ने भी अपनाए हैं, लेकिन वर्तमान समय यदि देखा जाए तो पोटा को रद्द कर दिया गया है, टाटा रद्द हो गया है। वर्तमान समय UAPA कानून अभी लागू है और 2019 के अंतर्गत इसमें नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा, NDA के द्वारा इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, जिसमें के अंतर्गत हालांकि ये विवादास्पद विषय रहा है और इसके अंतर्गत इस 2019 UAPA संशोधन अधिनियम पास किया गया था, जिसके अंतर्गत अब ये व्यवस्था है कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना या शामिल होने के लिए उकसाना या उसके लिए प्रयास करना, उस आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, बंदी बनाया जा सकता है और इसके अंतर्गत पुलिस के सामने इकबालिया बयान ही काफी होता है। इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण विशेष बात यह है कि इसमें सरकार के द्वारा यदि यकीन हो जाए
कि अमुक व्यक्ति भारत की एकता, अखंडता, सुदृढ़ता के खिलाफ किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि में शामिल है या शामिल होने के लिए उकसा रहा है, या वो किसी जनता को, जन समूह को इसके लिए उकसाने की कोशिश कर रहा है या खुद शामिल है, तो इसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है, आतंकवादी कृत्य माना जा सकता है। जैसे यूएपीए की 2019 के अंतर्गत जो धारा सेक्शन 15 के अंतर्गत आतंकवादी कृत्य क्या है उसको घोषित किया गया है, और 35 के अंतर्गत ये स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि शामिल होना या उसके पास शामिल होने के सबूत मिलना या सरकार के द्वारा भी यदि यकीन होना तो उसे आतंकवादी माना जा सकता है। तो इस एक्ट के आधार पर आतंकवादी गतिविधियों को वर्तमान समय नियंत्रित करने के काफी उपाय किए जा रहे हैं और इसके अंतर्गत काफी प्रयास भी हो रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी टेररिज्म ग्लोबल इंडेक्स 2018 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो ये कहते हैं कि दूसरे देशों में जहां कानूनों के आधार पर आतंकवाद पर नियंत्रण स्थापित करने में कामयाब हुए हैं, भारत में इस दिशा में बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई है। तो इस दिशा में और ज्यादा सफलता प्राप्त करने की कोशिश होनी चाहिए और ज्यादा इसके अंतर्गत ये नहीं हो कि कोई एक दल इन कानूनों का दुरुपयोग करे, और ये भी नहीं होना चाहिए कि आतंकवाद खुले रूप में जनता को, देश को, लोगों को भयभीत करे या उनके ऊपर एक आतंक का साम्राज्य फैलाए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों ही स्थितियों में समायोजन करते हुए, समन्वय करते हुए आतंकवाद के ऊपर नियंत्रण लगाने की कोशिश की जानी चाहिए। धन्यवाद।